हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार्स। तो दोस्तों, हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम बचे हुए कॉन्सेप्ट करेंगे और आज इस वीडियो के साथ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ख़त्म हो जाएंगे। बाकी 2 वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे लाइक्स आए हैं, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिले हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीज़ें समझ आए। हमारी कोशिश वही रहेगी कि हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था क्या, ये एक तरह की एक्सेप्शन है किसकी, फुल डिस्क्लोज़र की। दूसरी बात क्या बताई थी, हमें इसमें बताया गया था कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए इररिलेवेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद अगली लाइन जो थी, इफ़ एनी आइटम कैरी नॉलेज विच इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वेस्टेड इट इज़ ट्रीटेड एज इम्पोर्टेंट मटेरियल। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अगर जो आइटम है उसको कुछ भी ऐसी नॉलेज है जो इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, डिसीजन पावर को इन्वेस्टर के, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है या माइंड चेंज हो सकता है, वो सारी की सारी आइटम जो है वो सारी मटेरियल कही जाएगी, वो सारी आपको दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा जो बाकी हैं वो इररिलेवेंट मानी जाएगी और वो आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाँचों के पाँचों प्रिंसिपल अब तक समझ आए होंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इनके कॉन्सेप्ट को समझना और लिंक करते चले जाना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव या फिर प्रूडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब ये क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। ये क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात कहा जा रही है इसमें। आप कभी भी ना कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, देखिए आप अपने आप एग्जांपल लीजिए, बिज़नेस का छोड़िए, आप अपना एग्जांपल लीजिए। आप जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, उसका हम एग्जांपल लेते हैं। ये पर्सन ना कहीं जा रहा है, आप लोग भी कहीं जा रहे हो या फिर ये पर्सन आप में से कोई है। अब ये कहीं जाएगा तो देखिए इसके पर्स में, इसको मान लो ज़रूरत है 1000 रुपये की, परंतु ये जो अपने पास है 2000 रुपये रख के चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैवल लंबा हो सकता है, 100-200 किलोमीटर, क्या पता क्या स्थिति आ जाए, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से सेफ़ रहने का तरीका है कि आप किस तरह से सेफ रह सकते हैं, बिना रिस्क के रह सकते हैं, कि भाई रिस्क को कैसे हम कवर कर सकते हैं। इसी से अब हम इस कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है आप जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस हैं उसको आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब आपको लगता है कि ये लॉस हो सकता है, ये वाला लॉस हो सकता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं ना कंपनी के, डेटर्स का सबसे बड़ा दिक्कत रहती है कि वो पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो ये उसी पॉइंट के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं, उससे लिंक करके बता सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप अपनी बिजनेस में जो आपने लॉसेज एंटिसिपेट किए हैं कि भाई ये लॉस हो सकता है ये डेटर्स हमारे पैसे ना दे, तो इसके लिए आपको ऑलरेडी प्रोविज़न भी बनाना पड़ेगा और इसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है अगर आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप उस सिचुएशन को आपने रिकॉर्ड किया नहीं, पर बाद में अगर वो बंदा भाग गया तो आपको नुकसान हो गया। जैसे अभी हम एग्जांपल लेटेस्ट ले लेते हैं, यहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं येस बैंक का जिसने भी शेयर्स खरीदे। अब उसके साथ क्या हुआ, अब उसके साथ ये बंदा हो गया कि भाई जिस बंदे ने येस बैंक के शेयर्स खरीदे उसका लॉस हो गया। तो अगर वो पहले से इसका थोड़ा ध्यान रखते या फिर थोड़ा नॉलेज ले लेते तो वो बच जाते। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आपके जितने भी लॉस हैं, एंटिसिपेटेड लॉस, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये लॉस हो सकता है, जैसे अभी हमने बैड डेब्ट्स की बात करी, जो डेब्ट्स बैड हो सकते हैं उनको आप रिकॉर्ड करके रखोगे बुक्स में। पहली पॉइंट तो ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट, बट ऑल द एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर। अब ये कह रहा है गेन को इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं गेन को इग्नोर? देखिए लॉस लोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ये तो होगा कि भाई आपने मेंटेन करके रखा था कि हो सकता है लॉस हो जाए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट मान लीजिए 1000 रुपये की बात कर रहे हैं हम, अभी हम पहले से ही मान लीजिए कि हमने सोच लिया कि मेरे को फ़ायदा होना है। अगर आप पहले से ही फ़ायदा सोच के चलोगे और फ़ायदा ना हो, मान लो किसी कंपनी ने सोचा कि भाई जब ये कोरोना वायरस आया था कि आजकल सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो हर दुकानदार ने सैनिटाइज़र रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा मैं भी रखता हूँ, सबने लोकल भी आया, सब कुछ है, सबने सैनिटाइज़र रखना शुरू कर दिया, ये सोच के कि इससे हमें फ़ायदा होगा। एक तरह से एंटिसिपेट कर लिया कि इससे हमें फ़ायदा होगा। जो सैनिटाइज़र पहले 100 का आता था वही लोगों ने सोच के 300 का देंगे। अब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में सारी शॉप्स ही बंद होगी। ठीक है, अब जिस बंदे ने ये लिया था और उसकी शॉप एसेंशियल शॉप्स में नहीं आती, तो उसको तो ये लॉस हो गया ना, तो उसका बिजनेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे जाके पता नहीं लोग खरीदें ना खरीदें,
यही बात ये कह रहा है कि आपके जो एंटिसिपेटेड गेन्स है ना, उसको आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना, उसको आप मान के चलना कि भाई हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि अगर आप मान के चलोगे होगा, जैसे आपको पता ही है नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट्स करती है ना, सुना होगा आपने, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। तो क्या होता है कि जब आप उम्मीद रख लेते हैं और उम्मीद टूटती है तो बुरा लगता है। तो वही चीज़ है, अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि मुझे फ़ायदा होगा, फिर होगा नहीं तो नुकसान तो होगा, और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट वो ज़्यादा है नहीं। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने इतना टाइम लगा के समझाया है कि आपके जो लॉस हैं उसको तो आप संभाल के रखो, जेब में 1000 रुपये एक्स्ट्रा रख के चलो, कल को हो सकता है कुछ ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा करके मत चलो या फिर एक्स्ट्रा गेन करके मत चलो, ये इमेजिन करके मत चलो कि मुझे इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो भी सकता है नहीं भी। तो ये वो यही कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात, इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। इस बात में बस इतना कहना चाह रहा है कि आप सेफ प्ले करें, मतलब आप जब खेलें तो इस तरह से खेलें कि आपको रिस्क कम हो जाए। रिस्क कब कम होगा? जब आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये चीज़ हमें लॉस में जाए, तो उसके लिए हमने पहले से बैकअप बना लिया था, अगर बाई चांस लॉस हुआ भी तो आप कवर कर लेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हमने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कंफ्यूज करता है, बट सिंपल सी बात है, कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। आपके जो लॉस है उसको आप रिकॉर्ड करो और आपके जो अनरियलाइज या अनएक्सपेक्टेड गेन है उनको मत रिकॉर्ड करो। सिंपल सी बात करें, प्लेइंग सेफ का इसलिए पॉइंट कहा जा रहा है इसमें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है प्रिंसिपल? नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ कॉस्ट से बात कर रहे हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात की जा रही है। पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग में जितने भी हमारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी हमारी कॉस्ट होती है, वो सारी की सारी कॉस्ट हमें एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए कि जितनी भी हमारी कॉस्ट होगी, जितने में हमने खरीदी थी हम उतने का ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर आपने कोई मशीनरी 1 लाख की खरीदी है तो आप 1 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका आगे जाके वैल्यू चेंज होती रहे, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकलने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। दिस कॉस्ट बिकम द बेसिक फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर एसेट्स। वही बात इन्होंने भी कही है, अगर हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, ये बेसिस बन जाता है हमारा, जो भी हम अकाउंटिंग में एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं उसका हमारा बेस बन जाता है कि हाँ भी इस अकॉर्डिंग लेके हम चल सकते हैं। अगला, सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलाइज टू द पास्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्योंकि जो हम कॉस्ट लेते हैं वो पास्ट की लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2015 में किसी ने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, 1 लाख रुपए का कोई मशीनरी हमने खरीदी, तो 2016 हो चाहे 2017 हो चाहे ऐसे 18 हो, आप उसको बुक ऑफ अकाउंट में जो रखेंगे आपने वो 1 लाख की वैल्यू रखी है। जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस पर, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए डेप्रिसिएशन सिंपल सी चीज़ होती है, जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट होता है ना किसी भी मशीनरी का, किसी भी एसेट्स का, तो इस अमाउंट पे जो आप एक रेट फिक्स कर देते हैं। देखिए हर किसी चीज़ की ना एक लाइफ होती है, तो आप फिक्स कर देते हैं कि इसकी लाइफ कितने साल होगी। मान लीजिए किसी चीज़ की लाइफ 10 साल है और हमने वो खरीदी थी 1 लाख की, तो हम मान लेते हैं 10% हर साल इस पर क्या होगा, इस पर हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये हम जो फिक्स रखेंगे डेप्रिसिएशन, ये 1 लाख पे रखेंगे, चाहे 2015 हो चाहे 16 हो चाहे 17 हो। यही बोलता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कि भैया आपने जो कॉस्ट जिस टाइम आपने लिया था उतने का ही मान के आप चलेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रांजैक्शन है उसको उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, डेप्रिसिएशन भी उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे। इस तरह से ये 7th पॉइंट क्लियर हो गए। आज वीडियो हो सकती है थोड़ी बड़ी बने क्योंकि इसमें 9 पॉइंट्स हैं और एक साथ समझाने भी और एग्जांपल्स भी देने हैं, इस वजह से। आप घर में भी एग्जांपल ले सकते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल का। आप घर में कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, आप मान लीजिए गाड़ी खरीद के लाए 2 लाख की, ये पहले सारा रफ कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा हो गया यहाँ पे, दिखेगा नहीं ऐसे, 1 सेकेंड। देखिए आपने 2 लाख की कोई गाड़ी खरीदी और आपने वो खरीदी थी 2015 में। अब आप उसे 2017 में अगर बेचते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई अगर मैं मानूँ 10% के हिसाब से अगर घिसी भी होगी तो 2015 से 2017 तक 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 2 लाख में पहली बार 20,000, अगली बार फिर 20,000, तो आपकी वो वैल्यू कितने की है, 1,60,000 की हो गई। अब अगर वो आपकी 65 की बिक गई तो आप ये सोचेंगे कि मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट लगाते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती है जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। बस ये है कि हम जब अकाउंट्स बनाते हैं इन्हीं डेली लाइफ प्रिंसिपल्स को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने अकाउंट्स में इंप्लीमेंट कर देते हैं, बस ये बात है। अब है मैचिंग प्रिंसिपल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है, देखिए, दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही निकालना है तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस in determining the net profit from the business operations all the cost
विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रिवेन्यू। ये कह रहा है कि कोई भी अगर कॉस्ट होती है किसी रिवेन्यू से रिलेटेड तो आपको उसी रिवेन्यू के अंदर लिखना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर कर देंगे। क्या है, हम ना जब अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। तो अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो दो तरह से दी जाती है सैलरी। एक तो होती है एडवांस, कि भाई आपको एडवांस में दे दिया पैसा। एक होता है आपको एडवांस में ना दे के आउटस्टैंडिंग कर दिया, बाद में देने के लिए कह दिया। तो इन्होंने बोला है कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी चीज़, कोई भी रिवेन्यू या कोई भी कॉस्ट अगर वो है तो वो अपने हेड से रिलेटेड है और उसको उसी हेड के साथ लिखा जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ हम सैलरी लिखेंगे, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी रहती है पिछले साल की या पिछली बार की, वो कहाँ होगी, वो इसी में ही ऐड होगी। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस हेड की आप बात कर रहे हैं अगर उसके खर्चे अगर आ रहे हैं कुछ, तो वो खर्चे उसी में आएंगे। ये नहीं है कि आपने सैलरी में लिख दिया और फिर आप उसके खर्चे कहीं और लिख रहे हो, नहीं, उसी हेड के अंदर आएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें, आप कभी कभार क्या करते हैं, इंश्योरेंस भी लेते हैं। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में प्रीमियम देना पड़ता है एडवांस। तो इंश्योरेंस में अगर आप प्रीमियम देंगे तो वो भी आप इंश्योरेंस में ही लिखेंगे अगर आपने कोई एडवांस प्रीमियम दे रखा है ऑलरेडी। तो ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जो जिसका मैच होता है उसको उसी के साथ लिखना है, उसको अलग से नहीं लिख सकते। अब इससे कैसे ईजी हो जाएगा प्रॉफिट, सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, अपने नेचर के अकॉर्डिंग होंगी, तो उसमें हमें आसान हो जाएगा प्रॉफिट निकालना। ये हो गया हमारे 8। लास्ट पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है, पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल से करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड एज हैविंग डुअल एस्पेक्ट। मतलब कि कोई भी बिजनेस में अगर ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं। अगर आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए ये आप हैं, आप किसी शॉप पे गए और आपने उससे कुछ सामान खरीदा। तो ख़रीदने के बदले में आपने इसे जो दिया वो दिया कैश, और उस सामान के बदले में कैश के बदले में उसने जो दिया वो आपको दी गुड्स। गुड्स को कहते हैं हम जो आपने भी सामान खरीदा वो। तो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन एक ही है पर इसमें आपके दो इफेक्ट हो रहे हैं। क्या, आपकी तरफ से कैश जा रहा है और गुड्स आ रही है। सिंपल। अब इसी एग्जांपल को हम दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं, इसी शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये शॉप वाला क्या करेगा, जो इसके पास आया है, गोल्डन रूल होते हैं इसके, बेसिकली गोल्डन रूल्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे जो बेसिक्स है, वो उनके लिए जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता अकाउंट्स के बारे में। जिनको पता है उनको तो फिर पता ही है। तो फटाफट करते हैं इसको। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसकी दो ट्रांजैक्शन हुई। एक तो आपके पास गुड्स गई और उसके बदले में उसे कैश मिला। तो बेसिक रूल क्या कहता है, बेसिक रूल क्या कहता है गुड्स का, वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आया वो डेबिट। आपके पास क्या आया, यहाँ पे शॉपकीपर के पास कैश आया, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा डेबिट। और क्या गया, गुड्स गई, तो गुड्स क्या हो जाएंगी, गुड्स हो जाएंगी क्रेडिट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इफ़ वन अकाउंट इज़ डेबिटेड अनदर मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। ऊपर वाले पॉइंट में क्या कह रहा था, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं कम से कम। वही चीज़ है लिंक करते हुए कि डुअल एस्पेक्ट मतलब दो जगह इफेक्ट आएगा। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द सिस्टम विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इस सिस्टम को जिसमें हम ये फॉलो करते हैं उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। पूरी अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूले में आता है, वो नीचे दे रखा है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला भी डुअल एस्पेक्ट का ही रिजल्ट है। अब ये क्या कहता है, देखिए जब भी आप कोई बिजनेस खोलते हैं ना तो उसमें आपको कैपिटल लगानी पड़ती है स्टार्टिंग में, तो वो हो गई आपकी कैपिटल। उसके बाद अब आपकी कुछ लायबिलिटीज़ होती है। मान लीजिए आपने जब पहली बार गुड्स खरीदी वो किसी क्रेडिट से ली, किसी से उधार ली, तो वो आपके हो गए क्रेडिटर्स। तो ये आप लाइबल हो ना उसको पे करने के लिए, ये हो गई आपकी लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल बराबर होती है एसेट्स के। अब ये एसेट्स क्या होती है, एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए मशीनरी होगी तो आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं वो बिल्डिंग भी आ जाएगी इसमें। तो ये सारी हमारी एसेट्स हो गई। तो कभी भी अकाउंट्स की अगर हम बात करेंगे तो लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल हमेशा बराबर होगा किसके, एसेट्स के। इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आया होगा। बाकी इसकी एक बेसिक वीडियो बना देंगे जो उनके लिए है जिनको पहली बार अकाउंट्स के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स शाइनिंग स्टार 098 पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।